बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में पीएसटी टेस्ट जो आज हुआ है 24 जून 2022, बुनेर कोहाट, एसडी डेरा आदम खेल, हांगू, कोरम एंड और अगजाई डिविजन्स का आज टेस्ट हुआ है पीएसटी टेस्ट। तो वो आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है। आज की इस वीडियो में हमने इसका मैथ्स पोर्शन कवर करना है। बाकी सेक्शन जो है वो मैम आरजू और मैम सीमा उन्होंने अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे, तो उसके वीडियोस आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। अच्छा, टेस्ट जो था वो मैंने देख लिए हैं। मैथ सेक्शन मैंने सिर्फ देखा है इसमें, और जो मैथ सेक्शन है वो इस टेस्ट का मुश्किल आया था। लाइक इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं वो थोड़े से मुश्किल कंसेप्ट हैं। अभी आप देख लोगे इस वीडियो के, लाइक एक एक कंसेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस में कुछ जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं तो वो मैं ऑलरेडी जो पहले वीडियोस थे उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कि ये पॉइंट जो है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी टेस्ट में, लाइक पीएसटी और सीटी के टेस्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए बेस्ट आपके ये होगा कि आप जितने भी अभी पीएसटी और सीटी के वीडियो जो हमने वो कर दिए हैं, कवर अप कर दिए हैं, आप देख लो उसमें हमने क्या किया। उसमें हमने एक एक एमसीक्यूज की फुल एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी वो हेल्प आउट होगा। जो अभी तक जो ट्रेंड आ रहे हैं, जितने भी एमसीक्यूज के ट्रेंड आ रहे हैं, तो उसमें इस तरह नहीं है कि रिपीटिशन हुए एमसीक्यूज के, तो इसी वजह से आपने रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगा लोगे तो उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर एक टेस्ट में आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर दो तो वो कंसेप्ट आपको दूसरे टेस्ट, आने वाले टेस्ट में हेल्प आउट करेंगे। तो इसी वजह से हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं, जितने भी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन हम करवाते हैं, तो उसमें जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वो अपलोड करते हैं। उसमें इस तरह नहीं करते हैं कि वन एमसीक्यूज में ए आएगा, बी एमसीक्यूज में सी आएगा, डी एम थ्री एमसीक्यूज में ई आएगा। तो ये इस तरह के नहीं होते, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। मेरी वो गला भी ख़राब है थोड़ा सा, तो ओके, एमसीक्यूज को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ मैथ सेक्शन मिलेगा, बाकी सेक्शन वो आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएंगे हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज नंबर 10 को देख लो। तो इफ ए सेट इज गिवन टू यू 1 2 3 एंड बी इज गिवन टू यू, दैट इज ए बी सी, एंड और सेट इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज 1 2 3 एंड ए बी सी। ओके, ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास ये थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लो कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन जो होते हैं, लाइक इसको ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ए ग्रुप है और दूसरा बी ग्रुप है। ओके, और इन दोनों के बीच में फाइटिंग होगी, जो आप अभी देख लोगे फ्यू मिनट्स के बाद। अच्छा, और इन दोनों के बीच जो फाइटिंग होगी वो पुराने ज़माने वाले फाइटिंग होगी, आजकल वाले नहीं, जो बहुत इजी फाइटिंग है। लाइक आर्मी वाले क्या करते हैं, एक कोने में छुप जाते हैं और दूसरे कोने में दुश्मन छुप जाते हैं, और यहाँ से वो बस वो फायरिंग करते हैं, और वहाँ पे उधर से वो फायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइटिंग होगी वो वन साइड फाइटिंग होगी। ओके, एक जगह से फायरिंग होगी, दूसरी जगह से फायरिंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो फायरिंग होगी वो तीर के थ्रू, शायद आप समझते हो, तीर के वो फायरिंग होगी। ओके, यहाँ से एक बंदा तीर फेंकेगा और वो यहाँ पे इस बंदे को मारेगा। ओके, तो इसको आपने, लाइक यहाँ पे एक बंदा है। ओके, ये आर्मी ऑफ ग्रुप ए है, और यहाँ पे दिस इज़ द आर्मी ऑफ ग्रुप बी। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये तीर फेंकेगा, ये एक तीर फेंकेगा। ओके, और यहाँ पे एक बंदे को मारेगा। ये दो तीर नहीं फेंकेगा। अगर दो तीर फेंक दे तो फिर ये जंग नहीं होगी, ये फंक्शन नहीं होता। अगर ये दो तीर फेंक दे, ओके, इस तरह, तो ये फंक्शन नहीं होता फिर, दिस इज नॉट योर फंक्शन। ओके, अगर ये एक तीर फेंकेगा तो फिर फंक्शन है। ओके, तो ये आप माइंड में रख लो कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, इस बंदे ने एक ही बंदे को मारना है वहाँ पे, ये बंदा जो है ये दूसरे बंदे को नहीं मार सकता, ये बंदा सिर्फ एक ही बंदे को मारेगा, लाइक एक तीर को फेंक सकता है।
अच्छा, इसी तरह ये बाकी भी कर सकते हैं, ये भी एक बंदे को मारेगा। ओके, अच्छा ये जो है ये इस बंदे को भी मार सकते हैं, लाइक ये दोनों मिलके इस एक बंदे को मार सकते हैं। ओके, ये होता है फंक्शन में, ये होता है कि आप एक लाइक जो बी ग्रुप है उसके एक बंदे को आप दो तीन बंदे मिलके उसको मार दो। ओके, ये पॉसिबल है। अच्छा, ये बंदा इसको मार देगा। ओके, इसको अगर छोड़ दे तो भी कोई बात नहीं है, ये आपका फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने तीर को चलाने हैं, अगर ये नहीं चलाएगा तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये बात भी दो पॉइंट्स हैं, आपने एक तीर को फेंकना है, दो तीर को नहीं फेंकना। अगर दो फेंकोगे तो फंक्शन नहीं है। आपके पास एक तीर है, उसको आपने खामखा फेंकना है। ओके, उसको आपने अपने पास नहीं रखना। तो जब ये फेंक देगा तो फिर दिस इज योर फंक्शन, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन है। अगर ये नहीं फेंकेगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, और अगर ये एक दूसरे बंदे को भी मार दे तो फिर भी ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, ये दो बातें, ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखनी है फॉर फंक्शन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके ब्रांचेस की तरफ। तो ब्रांच कौन कौन से हैं? फंक्शन को हम जो मेनली उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये सारे कंसेप्ट समझ आ जाएं। ओके, इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, लाइक 90% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो मिस्टेक कर लेते हैं एमसीक्यूज में। तो आपने इसको केयरफुली और बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। अच्छा, ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन को मैं डिवाइड कर देता हूँ टू ग्रुप में। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक को मैं कह देता हूँ कि मैनी वन, मैनी वन। दूसरे फंक्शन को मैं कह देता हूँ वन टू वन। ओके, ये शायद आपने नाम सुना होगा लेकिन ये शायद बहुत सारों के लिए ये न्यू होगा, मैनी वन एंड वन टू वन। ओके, अच्छा अच्छा, वन टू वन फंक्शन में क्या है? वन टू वन फंक्शन में जितने भी तीर हैं, लाइक ए ग्रुप के साथ जो तीर होता है, ओके, वो बी ग्रुप के एक एक को मारेगा। ओके, किस तरह? इस तरह, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। ये है मेरे पास सोल्जर ऑफ ए, दिस इज द सोल्जर ऑफ बी। तो ये एक को मारेगा, ये भी एक को मारेगा, ये भी एक को मारेगा। इस तरह नहीं होगा कि ये इसको मार ले तो ये भी उसको मार ले। ये आपके वन टू वन में नहीं आएगा। वन टू वन मीन्स एक सोल्जर जो ग्रुप ए का है वो ग्रुप बी के एक सोल्जर को मारेगा। ए के दो सोल्जर ग्रुप बी के एक सोल्जर को नहीं मार सकते वन टू वन में। ओके, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक जो ग्रुप ए के एक सोल्जर ने एक सोल्जर को मारना है। ओके, तो दिस इज वन टू वन। अच्छा, मिनी वन में क्या है? मिनी वन में ये है कि लाइक ये जो है ये बंदा, ये इसको मार सकते हैं। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि यहाँ पे एरो डाल दूँ। ओके, ये फंक्शन नहीं होगा, फिर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। ये बंदा जो है, ये बंदा इसको इस सोल्जर को मार रहा है और ये बंदा भी इस बंदे को मार सकते हैं। ओके, सो दिस इज माई वन और मेनी वन। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ मेनी वन। ओके, ये पहले वन टू वन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वन, दिस इज दी लाइक दो सोल्जर ऑफ ए एक सोल्जर को मार सकते। अच्छा, अब मेनी वन और वन टू वन को फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। इसके भी हमारे पास क्या होता है? इसके भी ये हमारे पास ऑन टू होता है और ये हमारे पास होता है इन टू। इसी तरह वन टू वन हमारे पास ऑन टू होता है और ये हमारे पास होता है इन टू। ओके, अच्छा, अब हम इसको लाइक जो आपका ऑन टू होता है, ओके, इसमें हमारे पास अच्छा, जो आपका ऑन टू होता है इसमें सब मर गए। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब मर गए, सब मर गए। ओके, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ सब मर गए। इट मीन्स कि आपके जो बी ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर होगा, उसके जितने भी बी ग्रुप के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब मर जाएंगे। ओके, और यहाँ पे इनटू में जो है इसमें लाइक जो बी ग्रुप के सोल्जर हैं उसमें दो या तीन सोल्जर बच जाएंगे। ओके, तो इसको मैं लिखता हूँ बच, इसको मैं यहाँ पे बच लिख देता हूँ। ओके, तो इट मीन्स के बच गए। ओके, लाइक एक ग्रुप के सोल्जर ने सब बी ग्रुप के सोल्जर को नहीं मारा, उसमें कुछ बी ग्रुप के जो सोल्जर हैं उसमें कुछ दो तीन रह गए हैं। ओके, तो उसको हम इनटू कहते हैं और जो सब मर गए तो फिर उनको हमने ऑन टू कहना है। ओके, अब यहाँ पे अच्छा, अब इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास ए हैं और यहाँ पर मेरे पास बी ग्रुप है। ओके, ए के जो सोल्जर हैं ये मेरे पास ये हैं। लेट सपोज यहाँ पे जो बी के सोल्जर हैं, लेट सपोज वो मेरे पास फोर, बी के पास फोर सोल्जर हैं
एक के पास 3 सोल्जर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, इसको हम डोमेन कहते हैं, ओके, इसको हम रेंज कहते हैं, ओके। बी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं, ए के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, ओके। यहाँ पे देख लो तो 1 2 3 आपका डोमेन है, ए बी सी आपका रेंज है, लाइक दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज। अच्छा, पहले इस तरह कर लेते हैं कि इसके पास भी 3 सोल्जर्स हैं, इसके पास भी 3 सोल्जर्स हैं। सबसे पहले हम ऑन टू को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें में सब मर गए हैं, ओके। तो ये तो इस तरह पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बी के पास मेरा 2 सोल्जर्स हैं, ए के पास मेरा 1 सोल्जर है। तो ये मेरे पास ने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये जो अब इसको मैं अगर इस ये एरो को नहीं फेंकेगा तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो जब फंक्शन नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये भी हम किसी न किसी को मारेगा, तो ये इसको लेट सपोज मारेगा। तो ये आपका मेनी वन भी है, ओके, मेनी वन भी है। और ये आपका मेनी वन में फिर ऑन टू है, क्योंकि इसने सबको मार दिए, बी के जितने भी सोल्जर थे उन सबको मार दिए। तो दिस इज दी टाइप ऑफ दी, दिस इज आल्सो मेनी वन एंड दिस इज आल्सो योर ऑन टू। ये आपका ऑन टू भी है और ये आपका मेनी वन भी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इन टू की तरफ। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे भी हैं एक सोल्जर, ओके, बी के पास 3 सोल्जर्स हैं, ए के पास भी 3 सोल्जर्स हैं। तो क्या हो गया, इसने इसको मार दिए, इसने इसको मार दिए, इसने इसको मार दिए, ओके। तो यहाँ पे देख लो ये आपका मेनी वन भी है और ये आपका एन टू भी है, क्योंकि इसमें एक सोल्जर रह गए हैं बी से, ओके। लाइक यहाँ पे देख लो बी बच गए, ओके, एक सोल्जर आपसे रह गए। अब आ जाते हैं इस ब्रांच की तरफ। तो यहाँ पे ऑन टू में सब मर गए, ओके। तो इसमें इट मीन्स के लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे भी 3 सोल्जर हैं, यहाँ पे भी 3 सोल्जर्स हैं। तो ये आपके इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। तो इट मीन्स कि ये 1 टू 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि बी के सारे सोल्जर्स को मार दिए, ओके, वो मर गए। ओके, अब आ जाते हैं इन टू की तरफ। तो लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास बी के पास 4 सोल्जर्स हैं, ए के पास 3 सोल्जर्स हैं। तो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। तो ये 1 टू 1 फंक्शन भी है और ये फिर इन टू है, क्योंकि इसमें ये सोल्जर रह गए हैं, ओके, तो इसमें बच गए हैं। तो ये थोड़ा सा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑन टू, इन टू और 1 टू 1 मेनी वन फंक्शन का। अब आ जाते हैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें आजकल अच्छा, इसके कुछ बड़े बड़े नाम्स है, वो यही टर्म्स है, लेकिन उन्होंने इस तरह किए हैं कि कुछ नाम्स दिए हैं। तो वो नाम अगर आपके एमसीक्यूज में आ गए तो आपने उसमें घबराना नहीं है, ओके। बट उस पर जाने से पहले एक दूसरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हमारे पास होता है रेंज होता है, ओके, और एक हमारे पास होता है कोडोमेन होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास रेंज जो होता है दैट इज इक्वल टू द कोडोमेन, लाइक आप रेंज को कोडोमेन कह सकते हो। तो दैट इज टोटली रॉन्ग, ओके। आपने रेंज को कोडोमेन नहीं कहना। कब आपने रेंज को कोडोमेन कहना है? आपने रेंज को तभी कोडोमेन कहना है जब बी के सब मर जाएं, ओके। यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे एक रह गया, देन योर रेंज विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, ओके। लाइक फिर आप रेंज को कोडोमेन नहीं कह सकते हैं, ओके। तो ये इस केस में होगा, ओके, ऑन टू में। तो इसको जब आपका रेंज लाइक मैथमेटिकली जब आपने इसको डिफाइन करना है तो आपने कहना है कि व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन, ओके। अच्छा, ये कंडीशन भी आ सकता है कि इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, लाइक जो आपका रेंज है, लेट्स सपोज का रेंज 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे देख लो तो ये रह गया है इससे। तो योर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ओके। तो फिर इट मीन्स के इफ योर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिर इन टू फंक्शन कहते हैं, ओके। ये हमारे पास इन टू फंक्शन होगा, ओके। तो ये मैथमेटिकली मैंने आपको इसमें कह दिया, शायद डिफिनीशन आ जाए तो फिर वहाँ पे आपने इस तरह, या अगर वहाँ पे कोडोमेन का वर्ड आ गया तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसके बड़े बड़े नाम की तरफ आ जाते हैं जो यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ किए हैं। एक हमारे पास होता है इंजेक्टो, ओके। एक हमारे पास होता है इंजेक्टो, एक हमारे पास होता है सर्जेक्टो, एक हमारे पास होता है बाइजेक्टो। बाइजेक्टो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हैं, ओके। अच्छा, हमारे पास जो इंजेक्टिव होता है वो एक्चुअली हमारे पास 1 टू 1 फंक्शन होते हैं, ओके। 1 टू 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ओके। ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि इन टू फंक्शन बेचारा जो रह गया इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, सब्जेक्टिव, ओके। फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर 1 टू 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू भी होगा, लाइक दिस केस
वन टू वन फंक्शन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज़ बाइजेक्टिव। लाइक ये वाला पाथ होगा, वन टू वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। लाइक ये एग्जांपल हो गया आपका, दिस इज योर बाइजेक्टिव। ओके, वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू मीन्स सब मार गए, इन टू मीन्स बच गए, ये आपने याद रखना है। इन टू बच गए, ऑन टू सब मर गए। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको फंक्शन का, मैंने पूरा वो फंक्शन की इस पर एक अलग सी वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो पूरी फंक्शन के जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, जो ईटा वाले हैं वो टॉपिक सेम आ रहे हैं, बट कंसेप्ट जो हैं वो उसी टॉपिक में आ रहे हैं, बट कंसेप्ट जो है वो थोड़े से वो चेंज आ रहे हैं। ओके, तो आपने वहाँ पे घबराई नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, मेरे पास ए क्या है, वो कह रहे हैं कि आपके जो ए हैं 1 है, 2 है एंड 3 है, दिस इज योर ए। और बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास वो कह रहे हैं कि ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो अब सेट जो मेरे पास फंक्शन बन रहा है 1 ए, तो 1 ए मीन्स के 1 से ए की तरफ जा रहे हैं, 2 से भी ए की तरफ जा रहे हैं, 3 से बी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच गए हैं। ओके, तो बच गए मीन्स कि ये वाला होगा और ये वाला होगा। ओके, अब ये मेनी वन है या वन टू वन है, तो ऑब्वियस ये आपका मेनी वन है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, ये आपका मेनी वन है, तो इट मीन्स कि ये तो सब्जेक्टो है, सब्जेक्टो यहाँ पे नहीं, तो इट मीन्स कि ये बाइजेक्टो नहीं है। ओके, क्योंकि वन टू वन और वन टू वन भी नहीं है, ये आपका इन टू फंक्शन है। ओके, ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू में सब मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सी रह गया, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, दैट इज डैश आर दोस एंगल whose terminal side coincide when coordinates axis with coordinate axis। ओके, तो कोटर्मिनल एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, क्वाड्रेटरल एंगल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसको हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कोटर्मिनल एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, क्वाड्रेटरल एंगल्स, ऑल ऑफ दीज। कोटर्मिनल एंगल्स जो मेरे पास होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि लेट सपोज मेरे पास ये एक्सिस हैं और इस एक्सिस में मेरे पास जो ये एरो हैं, ये एरो मेरे पास एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखना है कि आपका अगर इस तरह एंगल जा रहे हैं तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसको आपने नेगेटिव लेना है। ये आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को आपने पॉजिटिव लेना है, जो क्लॉकवाइज एंगल्स हैं उसको आपने नेगेटिव लेना है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो ये मेरे पास इस तरह है, तो ये मैं पॉजिटिव 45 ले रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक दूसरा एंगल इस तरह बन जाएगा, ओके, तो ये मेरे पास 360 प्लस 45, 360 प्लस 45 मेरे पास होता है, इक्वल होते हैं 405 के। ओके, तो ये आपका दोनों एंगल जो है ये आपका कोटर्मिनल एंगल्स हैं, इसको हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लाइक आपका जो एंगल है वो इस तरह भी हो सकता है। ओके, ये इस तरह है तो नेगेटिव एंगल होगा, और ये कितना एंगल है, ये नेगेटिव 315, 315 एंगल्स हैं। ओके, तो ये मेरे पास कोटर्मिनल एंगल्स हैं। अच्छा, कोटर्मिनल एंगल में एक कंडीशन होगा, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ब्लंडर मार दिए, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमेशा आपका एंगल स्टार्ट होगा यहाँ से। अच्छा, जो कोटर्मिनल एंगल का जो एक कंडीशन है वो ये है कि जितने भी एंगल्स हैं वो आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होने हैं, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहे हैं, और ये एंगल 45, ये दोनों कोटर्मिनल एंगल्स हैं क्योंकि सेम एक्सिस से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह ये 405 एंगल भी सेम एक्सिस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी आपका कोटर्मिनल एंगल्स हैं। ओके, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपका कोटर्मिनल एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल इस तरह होते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये सारे एंगल जो हैं, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल, ये सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि इस तरह इस डायरेक्शन में, तो ये सारे एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। ओके, क्योंकि इन सब का जो टर्मिनल है वो एक ही एक्सिस के साथ शेयर हो रहे हैं। ओके, लाइक ओरिजिन के साथ यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, तो इसका भी टर्मिनल इसके साथ, इसका भी टर्मिनल मीटअप हो रहा है, इसका भी, तो तीनों का टर्मिनल जो है वो मीटअप हो रहे हैं, तो इन एंगल्स को फिर हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो देश आर दोस एंगल्स हूँ टर्मिनल साइड्स कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे देख लो कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा,
क्वाड्रिलेटरल एंगल्स को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रिलेटरल एंगल. ओके, क्वाड्रिलेटरल एंगल एक्चुअली दैट एंगल विच आर द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री के जो मल्टीपल होंगे वो आपके क्वाड्रिलेटरल एंगल होंगे. लाइक लेट सपोज 180 270 हो गया, 360 हो गया, तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल एंगल्स हैं. ओके, दीज ऑल दीज एंगल आर द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू नंबर 12 दैट इज इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड व्हिच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ओके, दिस इज माय सर्कल. ओके, सर्कल में हमारे पास रेडियस क्या होता है वो होपफुली आपको पता होगा. दिस इज योर रेडियस. ओके, चौड़ किसको कहते हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है. तो दिस इज माय चौड़. ओके, ये मेरे पास चौड़ है जिसका लेंथ मुझे गिवन है. ओके, दैट इज 10 सेंटीमीटर. इसका लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है. रेडियस भी मुझे गिवन है, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर. क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड. ओके सॉरी, यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया. यहाँ पे एक्चुअली ये मुझे फाइंड करना है, दैट इज़ अननोन, और मुझे दैट इज़ अननोन उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड विच इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो जो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, तो इट मीन्स कि ये मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, ये मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है. मुझे रेडियस को फाइंड, रेडियस भी मुझे गिवन है, मुझे लेंथ को फाइंड करना होगा. तो अच्छा, ये इस यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखना है कि दिस इज़ आल्सो माई, ये इसके सेंटर को क्रॉस करेगा. ओके, जो चौड़ होते हैं लाइक रेडियस जो होते हैं, रेडियस के जो लाइन होते हैं वो चौड़ को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं. तो ये इस तरह दिस इज़ माई आल्सो माई रेडियस. ओके, तो ये इसको सेंटर पे क्रॉस करेगा. अच्छा, तो ये मेरे पास कितना गिवन है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर. ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर मुझे गिवन है. ओके, और ये लेंथ भी मुझे गिवन है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. ओके, अच्छा, अब अगर मैं ये भी इस तरह ड्रॉ कर लूँ तो ये भी मेरे पास रेडियस है और ये भी मुझे गिवन है 30 सेंटीमीटर. तो ये आप देख रहे हो, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इस लेंथ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस स्क्वायर मुझे गिवन है 10 स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर वो मैं पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंटल मल्टीप्लिकेशन आपने किस तरह करनी है वो मैं पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लाइक कम्प्लेक्स नंबर को आपने किस तरह विद इन सेकेंड किस तरह मल्टीप्लाई करना है. तो ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो 330 स्क्वायर से क्या आएगा, इसको मैं विद इन सेकेंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे हमारे पास 900 आएगा. ओके, तो ये किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये सारे ट्रिक्स जो हैं ये मैं वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वो सारी वीडियोस अगर आपने देख ली तो वहाँ फिर आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, क्योंकि उसमें मैंने जितने भी मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट हैं वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यहाँ पे जो मैं जो कि जितने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर चुका हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इससे 900 आ जाएगा. ओके, यहाँ पे मेरे पास 100 आ जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस साइड पे चले जाएगा, तो ये 800 आ जाएगा. दैट्स इक्वल टू पी स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लो तो आपका पी जो है दैट इज़ इक्वल टू 800 स्क्वायर रूट आ गया. ओके, तो ये लेंथ आपका 800 स्क्वायर रूट आ गया, तो ये लेंथ भी आपका वही होगा. ओके, 800 स्क्वायर रूट होगा. तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 800 स्क्वायर रूट. ओके, इन दोनों को आप ऐड कर लो, यहाँ पे 1 है प्लस 1 इंटू 800, तो 800 स्क्वायर रूट को कॉमन कर लो तो आपके पास 2 इंटू 800 स्क्वायर रूट आ जाएगा. अच्छा, अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस के 400 टाइम्स 2. yes I can write it like this. okay, तो इसका 400 का can I write it like this? yes we can write it like this. तो 400 का स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा 20 के. ओके, 2 स्क्वायर रूट, तो इससे क्या आ जाएगा 42 स्क्वायर रूट. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 13, that is the speed of light. The speed of light of sound, the speed of sound is highest in, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हाईएस्ट होगा आपके आयरन में. ओके, आयरन में क्यों हाईएस्ट होगा, क्योंकि आयरन जो है मेरे पास सॉलिड है. ओके, ये मेरे पास लिक्विड है, ये मेरे पास एयर है. इसके बाद जो हाईएस्ट होगा वो वाटर में होगा, उसके बाद जो हाईएस्ट होगा फिर एयर में होगा. ओके,
इसके लाइक जो नंबर्स कितना होते हैं, लाइक स्पीड ऑफ साउंड इन एनन कितना होता है, वो ऑलरेडी मैम आजू आपको एक्सप्लेन कर चुकी हैं, तो मुझे उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट को ऐड करूँगा कि सॉलिड जो होते हैं उसमें पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं। ओके, ये आपको पता होगा। लिक्विड जो होते हैं उसमें पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, गैस जो होते हैं उसमें पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। तो साउंड जब पास होगा तो किस तरह पास होते हैं, ये पार्टिकल जो हैं, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी देगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी देगा। तो जितने क्लोज होंगे तो इतने जल्दी जल्दी वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और उतने वो जो हैं साउंड उतना तेज़ जाएगा, उतना उस साउंड का स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसको पास करेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से इसमें कम होता है, और यहाँ पे तो बहुत कम होगा, क्योंकि इस पार्टिकल ने अगर इस पार्टिकल को एनर्जी देनी है तो वो काफ़ी टाइम लेगा। तो इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड एयर में बहुत कम होता है, इसमें फिर होते हैं, फिर सॉलिड में काफ़ी सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर ओके, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा, ये एंगल मुझे गिवन है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये मेरे पास किसके को लेते हैं, 1/sin के। कोसेकेंड जो होता है वो 1/sin 90 माइनस थीटा। तो इसका एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 cos थीटा माइनस cos 90 sin थीटा के इक्वल होते हैं। ओके, तो sin 90 मेरे पास 1 की इक्वल है, तो 1/cos आ जाएगा। ये फैक्टर मेरे पास 0 जाएगा, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो 1/cos जो है ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास सेकेंड के इक्वल है। ओके, सेकेंड थीटा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, तो आई थिंक ये इस तरह है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो आपको फिर वो आप खुद ही फिर इसका आंसर आपको वो फाइंड कर लो। यहाँ पे जो है मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि अगर आपको एक सेट ए दिया है और बी सेट भी दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी मीन्स के डिफरेंस ऑफ सेट, तो इट मीन्स के एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, तो उसको हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। ये मैं पहले लास्ट वीडियो में मैं काफ़ी अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो लाइक एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये मेरे पास डिफरेंस ऑफ सेट है। यूनियन ऑफ सेट मीन्स के एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, लाइक सारे एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं, लाइक कोई भी एलिमेंट रह ना जाए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मीन्स के एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, लाइक सेम एलिमेंट्स होंगे। ए में 3 हैं, बी में भी 3 हैं, तो आपने 3 को उठाना है, तो दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, ए में 3 4 5 हैं और बी में भी 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा, 3 4 5, क्योंकि 3 4 5 ए में भी है और 3 4 5 बी में भी है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आई थिंक ये कहना है कि x इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये आपका डिफरेंस होगा। ओके, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स के एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 35 MCQ, which statement is false? All natural number are integer, all integers are rational number, every real number is either a rational or irrational number, every whole number is a natural number। तो इसको मैं पहले पहले वीडियोस में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उन वीडियो को देख लो, उसके बाद हम फिर प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। Natural number is 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. So this is natural number. You all know about natural number. So, and what is whole number? So if I write it like, if this is 0, so this will be my whole number. Your natural number is the subset of whole number. So in whole number, we know that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the whole number. Now, what is integer? So integer number is the, or you can say that whole number, your whole number is equal to 0 plus natural number. Okay, you can write it like this. Now, what is integer? So integer is the combination of natural number plus whole number plus negative numbers. So I will write the negative numbers over here. That is -1, -2, -3, -4 up to infinity, plus 0 plus all these natural numbers. So that is the integer number. Now let's discuss the rational number. So rational number is, this is also rational number, this is 0 is also rational number, -1, -2, -3, -4 is also rational number, and there are some decimal number which is also rational number.
decimal number like 3 divided by 5, this is a rational number because 3 divided by 5 is equal to 0.6, which is terminating. So this is a rational number. 1.375 is a rational number. 3.56 to the power this is also rational number because this is non-terminating but recurring decimal number, so that's why it is rational number. So, and these are also rational numbers. Now irrational number I will represent that in other circle. This is my irrational number, like your pi is your irrational number. Pi is your irrational number. 72 square root is your irrational number. 8 divided by 23 whole square root is your irrational number. 2 square root is your irrational number, or 4.6795134 up to infinity is your irrational number. Now let's come toward the real number. So real number is the combination of rational number, irrational number. So this is all about the real number. So in real number is the union of rational number and irrational number. Okay, and in rational number all these will come in rational number. This is a rational number, this is rational number, so this is rational number. So this is all about the difference between real number and integer number. In integer there is no decimal, but in real number there is decimal number. Okay, so this is the difference between real number and integer number. So see you in next video. Take care. Allah Hafiz. ओके, सो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर, व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर. तो अब क्वेश्चन को देख लो, इसको रीड कर लो, तो होपफुली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है. ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स. यस, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं. ओके, यस, ये सही है. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. यस, ये भी सही है. इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आते हैं, जीरो भी आते हैं, तो वो आपका रैशनल नंबर है. यस, ये भी रैशनल नंबर है. एवरी रियल नंबर इज आइदर ए रैशनल नंबर और ए रैशनल नंबर. यस, ये भी है. ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. नो, जीरो इज द होल नंबर. जीरो जो है वो होल नंबर है, बट दिस इज नॉट योर नेचुरल नंबर. तो ये इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर डी होगा. ओके, ये फॉल्स है. ओके, हमसे कुछ नंबर 36 की तरफ आ जाते हैं. दैट इज -2 to the power of 4 is greater than less than. लेस को हम इस तरह लिखते हैं, तो ये आपका लेस होगा. ओके, ये इस तरह है, तो लेस. ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू. तो इसमें हमारे पास ये मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास जब पावर इवन होगा तो फिर आपका यहाँ पे ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इससे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और 2 to the power of 4 is equal to 16. ओके, तो 16 इज ग्रेटर देन -2 to the power of 4. ओके, दिस इज एक्चुअली -2 जो पावर ऑफ 4 है वो सिर्फ 2 पे है, तो ये -16 है. तो इसमें आपस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37. दैट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज गिवन टू यू. एरिया आपको गिवन है 289, आपको एरिया गिवन है. और स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, तो मैं एक ही अल्फ़ाबेट्स से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो स्क्वायर length of the side, or what is the length of the side, we will need to find the length which is L. एरिया मुझे गिवन है, तो एरिया मीन्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो वो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इन स्क्वायर. तो आपका ये L स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका स्क्वायर रूट ले लो. तो अच्छा, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट किस तरह लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता. तो आप इस तरह कर लो कि इनको मल्टीप्लाई करते जाओ 2 टाइम. 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो इससे 169 आता है. 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 7 49. येस, दैट्स विल बी, क्योंकि 9 9 7 7 7 टाइम्स 7 इज 49, तो यहाँ पे 9 आ रहे हैं. ओके, ये एक ट्रिक है. यहाँ पे 19 को लो तो 9 9 से 81, तो यहाँ पे 1 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 9 है. 23 कर लो तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 9 है. तो इसमें बस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. तो इस तरह के ट्रिक्स यूज़ कर लिया करो, अपने टाइम को कब कर लिया करो. Okay, next MCQs is MCQs number 44. Okay. अच्छा, MCQ number 40. Find y if 2x comma x plus y is equal to 6 comma 2. तो इसमें इस तरह होता है कि ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा. तो 2x is equal to 6. We can write it like this. तो x आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. फिर हमारे पास है कि x plus y is equal to 2. तो आपका x कितने हैं, 3 हैं.
3 + y = 2, तो आपका y क्या हो जाएगा 3 - 2 - 3, तो 2 - 3, तो ग्रेटर नंबर 3 है, तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होगा वो हमने यहाँ पे लिखते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, डिफरेंट साइन है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 आएगा। तो -1 इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इन 45 एन के रूट ए इज कॉल्ड, तो ए को क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो ईटा का टेस्ट था, तो उसको आप देख लो, तो होपफुली आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये मैं वीडियोस को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये जितने भी कंसेप्ट हैं मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर दो, उसके बाद जो आपका टेस्ट आ रहे हैं तो उस पर आप चले जाओ। स्कूल लीडर का टेस्ट आ रहे हैं या कोई भी पोस्ट का टेस्ट आ रहे हैं ईटा का, या कोई और टेस्ट NTS कंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट, तो वो आपके माइंड, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो वहाँ पे आप वो सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। A number of the form n to the square root n to the radical of a, where a is the dash is a is a dash square is solved. Okay. अच्छा, इस MCQs को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर होते हैं। ओके, ये आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर हमारे पास होते हैं। रियल नंबर को हमने फर्दर डिवाइड किए हैं रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर। ओके, दिस इज इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये रहते होते हैं कि हमने किस तरह इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो जो इरेशनल नंबर होगा ये आपका नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग मींस कि ये आपका लाइक पॉइंट के बाद आपका वो रिपीटिशन इसमें नहीं होगा। लाइक इस तरह होगा 2.67974532 इस तरह होगा। ओके, लाइक इसमें कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। जबकि रेशनल नंबर जो होगा वो आपका P/Q फॉर्म में होगा। ओके, और यू कैन आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर that the rational number will be your terminating decimal number. Okay, decimal number एक हमारे पास terminating होता है, दूसरा हमारे पास non terminating होता है। तो this is your non terminating को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि 3.67 दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो फिर तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। लाइक आपने P/Q इसका वो फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, इसका जो आंसर है वो 3.67 है, व्हिच इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये आपका रेशनल नंबर है। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वहां पे आपके दो कंडीशन और आ जाते हैं। लाइक अगर टर्मिनेटिंग होगा रेशनल नंबर तो वो तो आपका ये हो गया, ये कंडीशन होगी तो आपका रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर क्या होगा, वहां पे हम दो और कंडीशन आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर आपने देखना है कि आपका रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। रिकरिंग किसको कहते हैं, रिकरिंग मींस रिपीटिशन, लाइक 2.666666 मींस कि 6 रिपीट हो रहा है, दिस इज योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, 2.6666 डॉट, इट मींस कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मींस कि 2.67429443 ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ओके, तो ये आपका जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा, लेकिन जब टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर होगा आपका। और अगर नॉन, यहाँ पे इसको जनरल एग्जांपल में ले लेता हूँ, इसको हम डिग्री कहते हैं। ओके, दिस इज माय डिग्री। ये जो सिंबल है इसको हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। ओके, ये ए जो है दिस इज माय रेडिकेंट, इसको हम रेडिकेंट कहते हैं। ओके, ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि ये क्या है, बेसिक चीजें हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखने, क्योंकि अगर आप ये पता नहीं होगा तो फिर बंदा बहुत awkward सा फील करता है। लाइक इंटरव्यूज में कलमों के बारे में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कलमे भी याद नहीं होते। तो ये इस टाइप की बेसिक चीजें आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है रियल एग्जांपल। ओके, कि ये मैंने पहले टेस्ट को एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि ये रेडिकल हैं या ये क्या हैं। तो आज की इस टेस्ट में वो एमसीक्यूज आ गए हैं, और जो पॉइंट मैंने पहले बताए थे तो वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो आपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है और एक एक पॉइंट को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो एक को क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 46, इन लोगरिथमिक फॉर्म y इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ
व्हाट इज़ दिस, ब्लर है, मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब भी आपके पास ये, आप जहन में रख लो कि आपके पास इस तरह का सिचुएशन होगा, लेट्स सपोज दिस इज माई एन, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई ए। तो क्या करना है, आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ये आपका एन हो जाएगा। इसको आपने इस साइड पे लेके आना है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। एक्स को आपने उस साइड पे लेके जाना है, इस तरह होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो, हम वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ समथिंग, ये पता नहीं क्या है। लेट्स सपोज दिस इज माई एन, तो ये आपका जो यहाँ पे है वो आपने उस साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे जो है ये आपको ना इस साइड पे लेके आना है। आई थिंक दिस इज़ ए है, तो ये आपका ए हो जाएगा। और जो आपका ये एन जो है ये आपका स्मॉलर होगा, तो ए जो है ये आपका नीचे होगा और यहाँ पे वाई होगा। ओके, तो इसको आप, ये ए ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर ये दूसरा ए आ जाएगा और ये आपका वाई। तो ऑप्शन 20 में बस करेक्ट आंसर होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 47 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 47, दैट इज एज ऑफ father is 13 times the age of his son, it will be only 5 times after 4 years, find the present age of the father। तो let's suppose जो present age है फादर का, जो present age है that is x। okay, that is the father present age, जो अभी एज है, आज जो एज है फादर का वो x है। ओके, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, एज ऑफ फादर इज 13 टाइम द एज ऑफ सन। तो लेट्स सपोज एज ऑफ सन जो है वो एस है। ओके, एस से मैं एज ऑफ सन को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ फादर इज एक्स, दैट इज 13 टाइम द एज ऑफ हिज सन। 13 टाइम मीन्स के 13 एस होगा। ओके, अच्छा ये हो गया। इट विल बी ओनली 5 टाइम आफ्टर 4 ईयर्स, मीन्स अभी प्रेजेंट एज मेरे पास एक्स है, आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, मीन्स के आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल जब गुजर जाए, तो इट मीन्स कि इसके साथ मैंने +4 ऐड करने, तो इट मीन्स कि x +4 हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर्स। मीन्स के लाइक अब आज अगर फादर का एज जो है वो 20 है, तो आफ्टर 4 ईयर, आज अगर फादर की एज 60 है, तो वो आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसको मैं x +4 लिख लेता हूँ, तो कितना होगा, इट विल बी ओनली 5 टाइम आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगा, वो भी उसके साथ भी आपने 4 को ऐड करना है, क्योंकि इस वो भी आपका उनके भी 4 साल गुजर जाएंगे। इस तरह नहीं हो कि बाप के 4 साल गुजर जाएंगे और जो बेटा होगा वो वही पे खड़ा होगा। ओके, तो आफ्टर 4 ईयर दी इट विल बी ओनली 5 टाइम्स। अच्छा, इट विल बी आफ्टर ओनली 5 टाइम आफ्टर 4, तो यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे, 13s नहीं लिखना, आपने एज ऑफ सन लिखना है, उसके साथ आपने 4 को ऐड करना है। ओके, तो 4 ईयर के बाद ये रिलेशन बनेगा, 4 ईयर से पहले ये रिलेशन बनेगा। तो x इज इक्वल 13s, तो क्या क्या कहना है, फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ दी फादर। इट मीन्स कि वी विल नीड टू फाइंड दी x। ओके, तो x को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास s क्या हो जाएगा, तो x डिवाइड बाई 13 हो जाएगा, तो वो आपने इसमें पुट करना है, तो x +4 हो जाएगा, दैट्स विल बी गो टू 5 इंटू एस, आपका क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 13 हो जाएगा +4, तो x +4 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5x +4 टाइम्स 13, इससे क्या आएगा, 52 आ जाएगा, डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 13 को इस सेट पे ले आओ, तो 13x हो जाएगा, 4 टाइम्स 13 से क्या आता है, 52, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 5x हो जाएगा, और 260 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको इस सेट पे ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 8x हो जाएगा, 52 को सेट पे ले जाओ, तो वो आपका हो जाएगा -52, तो 8x आपका हो जाएगा 208 आ जाएगा इससे। ओके, अब हमारे पास x किसकी इक्वल हो जाएगा, 208 डिवाइड बाई 8, तो 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 4 इज 8, 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 टाइम्स 6 इज 24, तो x इज इक्वल टू 26। तो एज ऑफ फादर कितना हो गया, प्रेजेंट एज 26 ईयर है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 48, दैट इज इफ 5x minus 8 is equal to -23, then x is equal to, तो 5x minus 8 is equal to -23, 8 को सेट पे ले जाओ तो वो पॉजिटिव x 8 हो जाएगा,
तो ये इससे क्या आ जाएगा, बिगर वैल्यू इज 23, तो इसके पास नेगेटिव साइन है तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है, और साइन डिफरेंस है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x आपका क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 86, दैट इज लेट करंट इन वन डायरेक्शन, राइट, करंट को अलाउ करो इन वन डायरेक्शन हैज टू टर्मिनल called cathode or and anode. Current flow when positive voltage applied to anode and negative voltage to cathode are the characteristics of which type of the following. तो हमारे पास ट्रांजिस्टर किसकी इक्वल होता है, ट्रांजिस्टर हमारे पास ट्रांजिस्टर में इस तरह होता है कि 3 टर्मिनल्स होते हैं। ओके, तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ से करंट आता है। ओके, तो करंट इसमें तभी फ्लो होता है, ये हम अक्सर स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ वोल्टेज दे दो तो फिर आपके इसमें करंट को अलाउ करेगा, अगर यहाँ पे आप वोल्टेज को नहीं देते तो फिर आपके यहाँ पे करंट जीरो आएगा, इसको करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो ये हम एज ए स्विचिंग भी यूज़ करते हैं। अच्छा, जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें हमारे पास 2 डायोड्स होते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर में कितने डायोड्स होते हैं, 2 डायोड्स होते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आपने अपने माइंड में रखना है। तो अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हमारे पास इस तरह का होता है, स्टोरेज एलिमेंट है। ओके, कैपेसिटर जो है वो स्टोरेज एलिमेंट है, इसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। ओके, अगर ये एमसीक्यूज आ गया तो इसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। ओके, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। इंडक्टर में क्या करते हैं, चार्ज को हम स्टोर करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो ये भी आपने पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। तो कैपेसिटर हमारे पास डीसी को अलाउ भी नहीं करता, और जो एसी है उसको हम एसी करंट इससे पास होगा, जबकि डीसी करंट इस कैपेसिटर से पास नहीं होगा। ओके, अच्छा, डायोड क्या होता है, डायोड इस तरह का एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। ओके, ये साइड उसका नेगेटिव होता है, ये साइड उसका पॉजिटिव होता है, और ये तभी करंट को अलाउ करते हैं अगर यहाँ पे आप वोल्टेज का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ अटैच कर लो, वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ अटैच कर लो, तो फिर आपका इसमें करंट फ्लो होगा। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ अटैच कर लो, पॉजिटिव टर्मिनल को इस नेगेटिव के टर्मिनल के साथ अटैच कर लो, तो फिर आपका ये करंट ये डायोड उस करंट को अलाउ नहीं करेगा। इसको हम फिर रिवर्स बायस कहते हैं, और जो अभी मैंने कनेक्शन बना दिए इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो डायोड विल अलाउ द करंट इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल ब्लॉक द करंट इन रिवर्स बायस। तो ये आपने जहन में रखना है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है लेट करंट इन वन डायरेक्शन, यस, ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अगर आपने इस तरह कनेक्शन बना दी तो करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरह करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। ओके, तो करंट इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेट करंट इन वन डायरेक्शन हैज 2 टर्मिनल कॉल्ड कैथोड एंड एनोड। ओके, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया। करंट फ्लो व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड and negative voltage to cathode. तो negative voltage to cathode are the characteristics of which of the following is, that is option C, diode. रजिस्टर जो है ये हमारे पास डिसिपेटिंग एलिमेंट है। ओके, इसमें हमारे पास जो जब आपने एनर्जी को वेस्ट करनी है, एनर्जी को ज़ाया करना है, तो आपने बस रजिस्टर में पास कर दो, तो वो एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगी। किस में, हीट में, आपका वो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास रजिस्टर जो है ये हमारे पास एक तो हमारे पास पैसिव एलिमेंट है। ओके, पैसिव एलिमेंट, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास, इसमें ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ओके, इसमें और फिजिक्स और मैथ्स के एमसीक्यूज इसमें नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है या आपका कोई टेस्ट आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस टेस्ट की तैयारी फ्री में स्टार्ट कर लेंगे आपके साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।